हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो इस चीज़ की पूरी कहानी को जब तक आप समझोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअल में क्या होता है। देखो यार एक्चुअली क्या होता है कि मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी हमारा टॉपिक है। सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की और उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, जैसे मान लो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता है बच्चे, ये होता है कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में? प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन भी 8। 8 प्रोटॉन से और 8 न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लो एक ऑक्सीजन के एटम का मास निकाला जाए, एक ऑक्सीजन के एटम का मास निकाला जाए तो उसमें कितने प्रोटॉन्स का मास लेना पड़ेगा? टोटल मास, 8। मास ऑफ एटम 8 मास ऑफ प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स है 8 न्यूट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। खैर इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है बट ठीक है, मतलब इतना टोटल मास होता है एक ऑक्सीजन के एटम में। तो अगर मान लो हम किसी ऑक्सीजन एटम का मास निकालें तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इसमें से कहोगे कि सर यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन का मास क्यों लिया है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। देखो अच्छा कई बार क्या होता है हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए होती है, कभी परफेक्ट वैल्यू चाहिए होती है। परफेक्ट वैल्यू चाहिए होती है तो सारी वैल्यू परफेक्ट पुट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए होती है तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम निकालें जैसे किसी एक ऑक्सीजन एटम का मास, तो इसका मास अगर हम थियोरेटिकली निकालें, थियोरेटिकली कैलकुलेशन से निकालें तो करीब करीब ये बैठता है 16.12744 यू एटॉमिक मास यूनिट। ये थियोरेटिकली है, क्या कैसा मास है? ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, थ्योरी के बेसिस पे मास, ये थियोरेटिकल मास ये होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली अगर एक ऑक्सीजन के एटम का मास देखा जाए, मेजर किया जाए मेजरमेंट फिनोमेना से, तो एक्चुअल मास जो होता है वो होता है 15.99053 यू। तो उनको हैरानी हुई क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल प्रोटॉन का मास, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास लेके निकाला जाए, मतलब एक जैसे हमें प्रोटॉन का मास पता होता है इतना होता है, न्यूट्रॉन तो इंडिविजुअली निकाला जाए तो इतना आना चाहिए बट इतना आया। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन नहीं हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा किया और हर एक एलिमेंट का जो मास थियोरेटिकल था और एक्चुअल मास जो आ रहा था वो क्या था, फर्क था, अलग अलग आ रहा था। मतलब जैसे एक प्रोटॉन का मास लिया उससे मल्टीप्लाई करके न्यूट्रॉन मतलब ऐसे थियोरेटिकली कैलकुलेशन की तो उनको ये बड़ा अजीब सा लगा। वो ये देख रहे थे कि हर एलिमेंट में डिफरेंस क्यों आ रहा है और इस डिफरेंस को उन्होंने नाम दिया मास डिफेक्ट। क्या नाम दिया? मास डिफेक्ट। जो थियोरेटिकली वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जैसे इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये हैं, इससे अगर मास निकाला गया थियोरेटिकली और एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है इसका डिफरेंस मास डिफेक्ट कहलाया गया। तो ये उन्होंने देखा ये सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं हर एक में था। फिर वो परेशान हो गए कि यार ऐसा क्यों हुआ कि एलिमेंट का मास कम हो जा रहा है। कम हो जाने का मतलब क्या है कि जैसे कंस्टिट्यूएंट्स का मास तो ज़्यादा है बट बाद में कम हो जा रहा है। अब ये बहुत अजीब चीज़ है। जैसे मान लो प्रिंस है, अब इसको हमने कहा भाई पार्ले जी लाने 100 ग्राम के 10 पैकेट, तो कितना थियोरेटिकली कितना आ जाएगा? ठीक है 1000 ग्राम 1 किलो। बट इसने वेइंग मशीन पे रखा उसको, जब ये एक एक पार्ले जी को अलग अलग रख के देख रहा है तो हर एक पार्ले जी 100 ग्राम के बराबर है। एक को रखा दूसरे को रखा, बट जब एक साथ सबको रखा तो मान लो रीडिंग आ रही है 9,9,9,0,0 ग्राम ऐसे, तो डिफरेंस आ रहा है। ये कह रहा है कि हर एक को रख के देख रहा हूँ अलग से तो सबका सेम है, सब बराबर ही है, सब मतलब ऐसा नहीं कोई कम पड़ रहा, बट जब सबको एक साथ रख दे रहा हूँ तो कम वैल्यू आ रही है। तो ये हैरान हो जाएगा, कहेगा ये तो बड़ा अजीब चक्कर है, कहेगा हाँ अच्छा हाँ अच्छा थैंक यू 990 आ रहा है ठीक है। तो ये कहेगा कि सर ये 10 ग्राम का फर्क क्यों आ रहा है और ये डिफरेंस क्या है और एक्चुअल में क्या है कि इसकी कैलकुलेशन में भी कोई मिस्टेक नहीं है मान लो। तो ये डिफरेंस है, इसको हमने मास डिफेक्ट बोल दिया। अब ये मास जा कहाँ रहा है, तो वो लोग भी बहुत परेशान थे साइंटिस्ट कि भाई ये है। तो एक्चुअली क्या हुआ, फिर उन्होंने एक थ्योरी दी। थ्योरी क्या थी बच्चे, जैसे मान लो कभी नेचर में हर एक एलिमेंट की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। नेचर में पहले कोई एलिमेंट नहीं था, बिग बैंग था, आपने सुना था, कहानी वानी पढ़ी होगी, कोई एलिमेंट नहीं था। हाँ माना जाता है कि हाइड्रोजन से मिलके हायर एलिमेंट्स बने,
मतलब छोटे एलिमेंट से मिलके बड़े एलिमेंट्स बने। पहले छोटे एलिमेंट्स ज़्यादा थे, और आज भी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस है वो किसी एलिमेंट की है यूनिवर्स में, अर्थ पे नहीं, यूनिवर्स में जो प्रेजेंस है, ये पूरी जो हमारे जितना भी हम देखते हैं दूर तक, हाइड्रोजन की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सारे स्टार्स किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से बने हुए हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हाइड्रोजन, क्योंकि वो सबसे बेसिक एलिमेंट है। तो जैसे मान लो जब ऑक्सीजन कभी फॉर्म हुआ तो ऑक्सीजन कैसे फॉर्म हुआ, उसमें 8 प्रोटॉन मिले, ऐसे काफ़ी ज़्यादा कंबाइन हो गए होंगे, ऐसे 8 न्यूट्रॉन ऐसे कुछ मिलके कॉम्बिनेशन हुआ होगा, ऐसे कुछ न्यूक्लियस बना होगा, ऐसे मान लो। तो जब ये बना, जब ये सब इकट्ठे हुए, कंबाइन हुए, फ्यूज हुए, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा कि जब ये फॉर्म हुए होंगे तो एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब आप कहोगे सर इसमें रिलीज का क्या काम है? एक्चुअली क्या हुआ बच्चे, आइंस्टाइन ने कहा कि देखो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जब ये 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन जब मिले होंगे तो एक्चुअल में उनका मास इतना था, बट जब वो कंबाइन हुए तो उनका मास कम हो गया, और जो मास घटा, वो जो घट गया मास, रिड्यूस हुआ, जो डिफेक्ट हुआ, कम हुआ ना, जो मास इतना कम हुआ, वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया, लिबरेट हो गया। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ, मास कम होने से क्या फ़ायदा हुआ, और जो मास कम हुआ वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उससे क्या फ़ायदा हुआ? देखो मास कम हुआ, एनर्जी लिबरेट हुई। जब कभी कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? स्टेबल हो जाता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब उसका मास कम हुआ और जो डिफरेंस था वो रिलीज हो गया इन्वायरमेंट में, तो उतनी ही उसने, जितनी एनर्जी उसने रिलीज की, उतनी ही एनर्जी की स्टेबिलिटी उसने गेन कर ली, उतनी ही एनर्जी की स्टेबिलिटी उसने गेन कर ली। समझे बच्चे? जैसे मान लो जब वो फॉर्म हुआ होगा न्यूक्लियस, तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की होगी, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की होगी। अब उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही है, और उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहने का मतलब ये, अगर आपसे कोई पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो आप कहोगे जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था तो फॉर्म होते हुए उसमें जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बट इसमें एक खास बात है, अगर आप उसको आप तोड़ना चाहते हो तो ठीक उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जब फॉर्म होते हुए वो रिलीज हुई थी। और बाइंडिंग एनर्जी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। तो 2 तरीके से बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे? जब एक न्यूक्लियस बना होगा कभी, तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी वो बाइंडिंग एनर्जी है, और अगर किसी न्यूक्लियस को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी है, उस एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी। अब आप कहोगे तोड़ने का क्या मतलब है? तोड़ने का मतलब यह है कि जैसे मान लो बच्चे, मैं एक न्यूक्लियस को तोड़ना चाहता हूँ, पूरा फिशन करना चाहता हूँ। मैं मान लो इस पे कोई हाई एनर्जी पार्टिकल, मतलब मान लो एक प्रोटॉन, कोई पार्टिकल प्रोटॉन बहुत तेजी से बम्बार्ड कर दूं, थ्रो करूं बुरी तरीके से, तो क्या होगा? क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ब्रेक, फ्रैगमेंट में बढ़ जाएंगे। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियस को तोड़ना। बट मुझे इस प्रोटॉन को या किसी पार्टिकल को जब मैं भेजूंगा, या फिर प्रोटॉन मान लो, न्यूट्रॉन मान लो, किसी भी पार्टिकल को मैं भेज रहा हूँ इसको तोड़ने के लिए, चलो प्रोटॉन तो रिपेल हो जाएगा, मान लो न्यूट्रॉन को भेज रहा हूँ, चलो अगर कम एनर्जी दोगे तो न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा, तो ज्यादा एनर्जी दोगे तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। प्रोटॉन करो या न्यूट्रॉन थ्रो करो, बात एक ही। नहीं, प्रोटॉन का थोड़ा चक्कर ये है ना, प्रोटॉन रिपेल हो जाएगा, प्रोटॉन को वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी वहां आ जाएगी। तो मैं मतलब ऐसे कोई पार्टिकल भेजना है, आप जैसे किसी को चीज को तोड़ना है तो क्या करते हो? कोई चीज उठा के मारते हो ना, तो वही उठा के मार रहे हैं सीधे से, उसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, बस इसको मारोगे टूट जाएगा। कोई पार्टिकल है। हाँ पार्टिकल, कोई पार्टिकल हो, बस ये है कि उस पर कोई असर वसर ना हो इसका, मतलब कोई रैपिड और उसका कोई भी पार्टिकल उठा के मारो जिससे वो टूट जाए उसको। यार एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन खिंच जाएगा, वो डिपेंड करता है। मैं खैर अभी ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ये न्यूक्लियर साइंस में आता है, कैसे तोड़ना है न्यूक्लियस को मुझे इतना आइडिया नहीं है बच्चे। न्यूक्लियस को कैसे तोड़ा जाता है इतना आइडिया नहीं है, और वैसे भी कॉलेज में भी नहीं पढ़ोगे। अगर आप न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन वगैरह में जाओगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है, तो आपको पढ़ाया जाएगा जब वहाँ ज्वाइन करोगे। तो जैसे कि मेरे को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में साइंटिस्ट की पोस्ट का ऑफर था, बट मैं गया नहीं था। मैं जाता तो वहाँ मुझे 1-1.5 साल पढ़ाया जाता
कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो पूरा न्यूक्लियस प्रोसेस को अच्छे से और डिटेल में समझाते हैं। अभी तो ऊपर ऊपर की लेवल की पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में ऊपर ऊपर की लेवल की पढ़ाई होती है। जब वहाँ जाते हैं तो और पढ़ाया जाता है वहाँ पर जाके। और तो और अगर किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं तो फ़ौरन से पढ़ाई भी करवा देते हैं वो लोग। इंडियन जो कंपनी है जैसे इसरो, अगर आप इसरो में जाओ तो शायद आपको वो अपने पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से आपको फ़ौरन से पढ़वाए 2 साल। तो ऐसा भी होता है। अगर अच्छी जगह जाओगे, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जाओगे, आज भी ऐसे है इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो आपको पढ़ाई करवाएंगे अपनी फंड पूरी। बट उसमें ये रहता है कि कुछ बॉन्ड रहता है, फिर आपको छोड़ नहीं सकते कि चलो पढ़ाई करके वहीं सेट हो गए, वहीं पे घूम रहे हैं किसी के साथ। ठीक है बच्चे, इधर देखो। तो अब एक्चुअली क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बच्चों आपको नॉलेज मिल गया होगा बच्चे, आप लोगों को सारा का सारा। तो अब हम देखते हैं बच्चे, आगे इसको लिख लो, आगे लिखते हैं। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है ये हमने जाना। जो थियोरेटिकल मास और एक्चुअल मास का जो डिफरेंस होता है इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। अब क्या होता है बच्चे, जैसे हम कई बार चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमको लोअर से लोअर डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। तो जैसे कोई बच्चा बताएगा इसका डिफरेंस निकाल के क्या मास डिफेक्ट आएगा, जल्दी से बताओ बच्चे। इसका डिफरेंस निकाल के, इसका इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाल के। एक्चुअल में क्या है कि जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं, पक्की वैल्यू ये है, जैसे बच्चे बता रहे हैं 0.13691 यू आ जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलता है, यहाँ आपको परफेक्ट वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, काफ़ी हद तक परफेक्ट वैल्यू ही निकालनी होगी। तो इतना मास डिफेक्ट आता है, मतलब इतना मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। अब देखो बच्चे, इधर देखो। अब एक्चुअल में क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने कहा आपको बाइंडिंग एनर्जी कि ये जो मास था एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है E बाइंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसे आइंस्टाइन फॉर्मूला भी कहते हैं, इसे मास एनर्जी कन्वर्जन फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इतनी एनर्जी के बराबर होगा। अब इसमें क्या खास बात है, इधर देखो बच्चे, ये मास डिफेक्ट हो गया, ये क्या था ना, ये बाइंडिंग एनर्जी हो गया, और C बच्चे स्पीड ऑफ लाइट हो गया। उसको तो खैर बताने की जरूरत नहीं है। अब बट एक्चुअली क्या है बच्चे, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसकी खास बात है, इसमें एनर्जी जो मिलेगी, बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी, वो हमें मिलेगी जूल में। किस में मिलेगी, जूल में। बट हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसा यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब हम न्यूक्लियस या एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं, तो हम एनर्जी को जूल में ना लेके कई बार मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप देख रहे होगे बच्चे, बहुत टाइम से, जब से हम डुअल नेचर पढ़ रहे हैं, तब से हम एनर्जी को जूल में नहीं ले रहे, तब से हम एनर्जी को किस में ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो ये तो जूल वाला फॉर्मूला है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला कैसे निकलेगा, कन्वर्जन करेंगे। बट हम कन्वर्जन नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं बच्चे। इधर देखो, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू 931.5। इसमें मास को भी आप डायरेक्टली यू में पुट कर सकते हो, इसमें मास को केजी में पुट करना पड़ता है। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे, एक तो मास को भी केजी में पुट करो, फिर बाइंडिंग एनर्जी आपको जूल में मिलेगी। यहाँ हमारे लिए कन्वीनियंस है। तो अब जैसे मान लो ऑक्सीजन की ही बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है हमको, तो हमें क्या है, अब मास किस में है, इसमें मास किस में, बोलो, यू में है, यू में। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते तो पहले हमको मास किस में कन्वर्ट करना पड़ता, केजी में, और हमें बाइंडिंग एनर्जी किस में मिलती, जूल में। बट हम ये यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, ये। तो अब हमें मास डिफेक्ट किस में पुट करना है, यू में। यू में कितना है, 0.13691 एनर्जी मिलेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 931.5। बताओ बच्चे क्या आएगा आंसर। देखो बच्चे, अब एक्चुअल में क्या है कि जैसे अगर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन के लिए, तो हम ये फॉर्मूला फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इसमें मास जो होता है वो केजी में होता है, और बाइंडिंग एनर्जी जो हमें मिलती है जूल में मिलती है। हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमें मास डिफेक्ट भी यू में पुट करना पड़ता है, और बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है। तो यहाँ पर हमने इसे मास डिफेक्ट को 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये लिखा हुआ है कि जो बाइंडिंग एनर्जी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है। अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है,
देखो अच्छा, एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यस सर। बट मेगा मतलब पता है ना, MB KB, मेगा बाइट जो होता है, मेगा मतलब 10⁶। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर आमतौर पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये फॉर्मूला है बच्चे। अब जैसे अगर हमें ऑक्सीजन के लिए करना है तो ये इसका मास डिफेक्ट पुट कर दिया और ये 931.5, तो कितनी वैल्यू आ रही है बताना बच्चे? 127.531665। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, आप देख लेना जैसे आगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बना होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? इतनी एनर्जी। तो चलो अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जल्दी से इसको ट्राई करो नेक्स्ट। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास नाइट्रोजन का हमें बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमको इसकी थियोरेटिकल मास निकालना पड़ेगा। तो थियोरेटिकल मास निकालने के लिए क्या आएगा? कितने प्रोटॉन्स होते हैं इसमें? 7 मास ऑफ प्रोटॉन, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन, 7 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया होगा, इससे क्या है बच्चे बताना इसको? 14.115366। हाँ ये क्यों? तो ये बच्चे थियोरेटिकल मास है और एक्चुअल मास है, इसको डिफरेंस करेंगे तो मास डिफेक्ट आ जाएगा। कितना आएगा मास डिफेक्ट बताना? 0.112296 9 0. बताना चाहिए 0. 112229. 9। अच्छा मेरा ठीक है, तो आप लोग इसको और इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। फाइनली अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा M इंटू C², बट हम क्या लगाएंगे? डेल्टा M इंटू 931.5। तो हमें आंसर किस में मिलेगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा M कितना है? 0.11229 इंटू 931.5। कितना आंसर है बताओ बच्चे? 104.598135. 104.8159 तो ये बच्चे आंसर आ जाएगा किस में? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ठीक है बच्चे, आगे कंटिन्यू करेंगे।